हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कीर्ति और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सब आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए और साथ में नोट्स बुक भी रख लीजिए। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन milk is left at room temperature during summer and iron tawa, pan, nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. तो केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम हमारे डेली रूटीन में होने वाले कुछ जनरल से एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कि जब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में दूध को हम रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे, उसको या तो फ्रिज में नहीं रखेंगे या फिर उसको दोबारा गर्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वह फट जाएगा और फटने के बाद में वह दही जैसा गाढ़ा हो जाएगा। जो उसकी इनिशियल स्टेज थी मिल्क की लिक्विड, वो कन्वर्ट होके एक सेमी सॉलिड लिक्विड में, है ना, थोड़ा सा ठोस जैसा उस स्टेट में उसका दूध का स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट जो थोड़ी सी सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से एक लोहे का तवा, कोई बर्तन है, कोई कील है, अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब नमी वाले वातावरण में अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों कि उसमें उन लोहे के बर्तनों में, कील में जंग लग जाएगी। और वह इसलिए होता है क्योंकि लोहे के बर्तन में से आयरन एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 का निर्माण करता है, जिसके कारण उनमें रस्ट लग जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगर आप अंगूर को थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो उनमें फर्मेंटेशन होने लग जाएगा, सड़ने लग जाएंगे वो, और सड़ के धीरे 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 हो सकता है कि वो दाख में कन्वर्ट हो जाए। फूड इज कुक, जब भोजन को पकाया जाता है तो उसके बाद में जो कच्चा भोजन होता है उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और वो हम देखते हैं कि रिएक्शन होने के बाद में जो बना हुआ भोजन होता है उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं कच्चे भोजन और पके हुए भोजन में। इसी तरह से जब हमारी बॉडी में भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, तो उनमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके कारण ही केमिकल रिएक्शन के कारण ही हमारा भोजन जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाता है। और वी रेस्पायर मतलब हम जब श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के कारण ही यह ऑक्सीजन जो होती है वह CO2 में कन्वर्ट होके बाहर निकलती है। तो इन ऑल द अबाउ सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इन सारी सिचुएशन में जो नेचर है और आइडेंटिटी है, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंस, जो प्रारंभिक जो प्रोडक्ट है, जो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है रिएक्शन होने से पहले जो स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर, उसकी प्रकृति में, है ना, और उसकी जो आइडेंटिटी मतलब वो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर गया जब केमिकल रिएक्शन हुई। तो उसके बाद में जो वह अपना मूल स्वरूप, जो अपना बेसिक जो उसका बेसिक जो प्रोडक्ट का जो उसका स्वरूप था, वही जैसे दूध का आप ये देखिए कि जो दूध जो था, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नेचर एंड आइडेंटिटी। तो दूध जब फट जाता है तो उसका जो नेचर है ना, और जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी थी, वो दूध अब बनने के बाद में लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, जब फटने के बाद में वो दही जैसा गाढ़ा हो जाता है, तो उसका नेचर। और इन सारे एग्जाम्पल्स में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो इनिशियल है, जो प्रारंभिक रूप से जो प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में उसके नेचर, उसकी प्रकृति और उसकी आइडेंटिटी दोनों में ही चेंज हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट फिजिकल and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical changes occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. हमने पिछली कक्षाओं में मैटर में होने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। और फिजिकल चेंजेस वही होता है बच्चों
कि जब किसी भी पदार्थ की बाहरी अवस्था रंग रूप में जब परिवर्तन होता है उसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और इसी तरह से जब किसी पदार्थ की आंतरिक रूप से उसके केमिकल स्ट्रक्चर आंतरिक रूप से जब उसमें परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि इस मैटर में केमिकल रिएक्शन हुई है। यू मे perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. आपको यह जानकर सच में शायद आश्चर्य होगा कि किस तरह से इन मैटर के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है ना। तो ये हम जानने के लिए कुछ एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, उस पर हम ध्यान देते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एक्टिविटी 1.1। इसमें है सबसे पहले बच्चों कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि इस तरह से 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको टोंग की हेल्प से किसी भी बर्नर और या फिर स्पिरिट लैंप में उसको आपको जलाना है। तो हम देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसका इस वॉच ग्लास में एक सफेद कलर का, जब वो जलता है तो एक वाइट कलर की ऐश इकट्ठी हो जाती है। मतलब उसका एक सफेद कलर का, आप ऐश मतलब आप इसको हिंदी में बोलते हैं ऐश को राख इकट्ठी हो जाती ना। राख मतलब एक पाउडर समान है ना। ऐश का एग्जैक्टली वर्ड है राख। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हम इसको ये इस मीन में पढ़ेंगे कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो व्हाइट कलर का एक पाउडर इस वॉच ग्लास में हम इकट्ठा करते हैं। तो वह जो पाउडर बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। और आप ये देखिए फिगर 1.1 शोज, यह शो कर रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। जो यह व्हाइट कलर का पाउडर बना है वह किसका बना है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना। तब रिबन तो मैग्नीशियम का था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर कैसे बन गया? क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन की, है ना। या फिर आप यूं कह दो कि मैग्नीशियम जो इस रिबन में प्रेजेंट था उसके बीच में और एनवायरमेंट के ऑक्सीजन में जब केमिकल रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। हम देखते हैं इसके आगे क्या है। You must observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. और जब बच्चों यह मैग्नीशियम का रिबन जलता है तब एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, मतलब एक चमकती हुई वाइट ज्वाला निकलती है, जिसके कारण और इस चमकती हुई वाइट फ्लेम के बाद में यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें मिलता है और यह मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन के कारण बनता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide solution to this। हमें क्या करना है बच्चों? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखेंगे बच्चों इसमें कि जब हम इन दोनों केमिकल्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक ऑरेंज कलर का सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है, यानी कि दही जैसा एक सब्सटेंस प्राप्त होता है जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं और इसको हिंदी में इसका वर्ड है अवक्षेप। तो
अब आप ये देखिए बच्चों की लेड नाइट्रेट जो है वह दूधिया कलर का होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट होता है। एंड पोटेशियम आयोडाइड जो है वह पानी जैसा ट्रांसपेरेंट कलर का सॉल्यूशन है। अब हम इन दोनों को जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें थर्ड ही प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि ऑरेंज कलर का है और कैसा है, लिक्विड नहीं है, वह कैसा है, सेमी सॉलिड, है ना। इसी तरह से हम ये देखते हैं एक्टिविटी 1.3 में, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। क्वेश्चन दे रखा है कि जब कभी अगर आप ऐसी रिएक्शन को करेंगे तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है, बिकॉज एसिड बहुत ही कैसा होता है, आपको पता ही है एसिड की नेचर कैसा होता है। ध्यान नहीं रखोगे, अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो एसिड से हम जल भी सकते हैं, इसलिए हमें, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा एकदम से वो कैसा, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो क्या होगा, एकदम से वो जलता हुआ धुआं भी निकल सकता है या उसके बबल्स भी बन सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली हमें एसिड के साथ में अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली हमें करना पड़ता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लेने, जिंक के थोड़े कण लेने, इसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4, देखिए H2SO4, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखते हैं तो इसका टेम्परेचर भी हमें थोड़ा सा रेज्ड फील होता है, यानी कि थोड़ा सा ये हमें गर्म फील होता है। और फिगर 1.2 आप देखिए क्या शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। From the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether chemical reaction has take place. ठीक है, हम इन तीनों एग्जाम्पल से हमें देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। और ऑब्वियसली इन तीनों में केमिकल रिएक्शन हमने देखी तीनों एग्जाम्पल्स में। और क्या क्या हमने देखा इसमें कि जो इनिशियल प्रोडक्ट था उसकी चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो गया, मतलब वह अगर लिक्विड था तो वह सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या फिर गैस में भी गैस का भी फॉर्मेशन हुआ, यानी कि गैस का फॉर्मेशन तो जिंक वाले एग्जाम्पल में दिखा, लेकिन स्टेट में चेंज हो गया। जैसे मैग्नीशियम रिबन जला तो वह पाउडर फॉर्म में आ गया। दूध का दही में अगर केमिकल रिएक्शन होता है, जब हमने इनिशियली पढ़ा था, तो उसमें भी उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर में चेंज हुआ। कलर चेंज का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के बीच में होता है कि दोनों मिल्की वाइट और ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने जो देखा बच्चों, ये वाला ऊपर एक्टिविटी 1.3 में, इसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और चेंज इन टेम्परेचर। और हमने इसी रिएक्शन में हमने देखा कि टेम्परेचर भी रेज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो किसी भी प्रोडक्ट की स्टेट में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा और चेंज इन टेम्परेचर होगा। एंड एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन से that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. और हम देखते हैं बच्चों, हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में केमिकल रिएक्शन होती है और हम इस चैप्टर में इन्हीं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।